हेलो और नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे सफ़र पर चलने वाले हैं जो एक बहुत ही गहरे पर्सनल दर्द से शुरू होता है और सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों तक जाता है। हम आज उस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करेंगे जहां समझ आता है कि एक्सट्रीम पेन इंसान को सिर्फ बिखेरता नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए स्पिरिचुअल लॉजिक के दरवाजे खोल देता है। तो चलिए मिलकर इस सफ़र को समझते हैं। कहते हैं ना, दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर। कितनी गहरी और सच्ची बात है। रोते हुए इंसान को तो फिर भी सब देख लेते हैं, पर वो जो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है उसका दर्द सिर्फ वो ही जानता है। डिप्रेशन बिल्कुल ऐसी ही सीलन है। इस एक्सप्लेनर में बताया गया है कि जब कोई इस हद तक रॉक बॉटम हिट करता है और वहां से वापस आता है ना, तो वहीं से कभी कभी डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत होती है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सेक्शन 1, दर्द और डिप्रेशन, अंदर की लड़ाई। इस सफर की शुरुआत होती है एक बेहद पर्सनल लड़ाई से। हार्ट ब्रेक, डिवोर्स और अपने बच्चे से दूर हो जाने का असहनीय दुख। ऐसे टाइम पे हम अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं कि दुख या ग्रीफ को ठीक करने की कोई क्विक फिक्स गोली होगी, खाई और सब ठीक। लेकिन सॉस मटेरियल एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर देता है। डिप्रेशन किसी आम बुखार जैसा नहीं है, बल्कि सर्दियों वाली उस चेस्ट कॉफ यानी भीतरी खांसी की तरह है। जब कफ होता है तो एक बार में ठीक नहीं होता, उसे बार बार थूकना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही अपने दुख को अंदर दबाने के बजाय उसे बार बार बाहर निकालना पड़ता है, तब तक जब तक रियल हीलिंग शुरू ना हो। और इस सब में सबसे जरूरी चीज क्या है? फाइंड अ बेसिन, थोको, निगलो मत। यानी अपने दर्द को अंदर मत रखिए। एक ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपका बेसिन बन सके, जो बिना जज किए आपको सुने, जिसके सामने अपना दिल हल्का किया जा सके। और दूसरी तरफ हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी और के लिए वो बेसिन बन सकें, क्योंकि सच बताऊं तो कभी कभी लोगों को कोई एडवाइस नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है। मूविंग ऑन, सेक्शन 2, अध्यात्म का सफर। जब ये दर्द अपनी एक्सट्रीम पर पहुंचता है और एक डार्क सुसाइड अटेम्प्ट तक ले जाता है, तो वहां से एक कंप्लीट स्पिरिचुअल डिटैचमेंट की शुरुआत होती है। इस प्रोसेस के 5 स्टेजेस बताए गए हैं। सबसे पहले संसारिक मोह यानी वर्ल्डली अटैचमेंट्स छूटने लगते हैं। फिर ब्रांडेड कपड़े या लग्जरीज से दूरी बन जाती है। तीसरे स्टेज में आते आते खाने पीने की चॉइसेस खत्म हो जाती हैं, टेस्ट चला जाता है। चौथे में फिजिकल कंफर्ट से दूरी बन जाती है। और फाइनली 5वां स्टेज, जहां इंसान को अपनी लाइफ, अपनी जान से भी मोह नहीं रहता। जब कोई इस फाइनल स्टेज पर पहुंचता है ना, तो यूनिवर्स को देखने का उसका पूरा नजरिया रीसेट हो जाता है। एक जीरो स्टेट जहां से सब कुछ नया लगता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स हमारे हिंदू ग्रंथों का टाइम व्हील यानी युगों का चक्र। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलियुग। ये कोई सीधी लाइन नहीं है जो एक दिन आकर खत्म हो जाएगी। ये एक एंडलेस लूप है, बिल्कुल एक आवर ग्लास यानी रेत की घड़ी की तरह, जिसे पलटने पर रेत वापस गिरती है। या फिर लॉर्ड शिवा के डमरू की तरह, जो लगातार घूमकर इन्फिनिटी का शेप बनाता है। समय का पहिया घूमकर वापस वही आएगा और साइकिल हमेशा रिपीट होगी। अब आते हैं सेक्शन 3, भगवान और लॉजिक पर। योगों की बात सुनकर अक्सर लगता है कि इन एंशिएंट टेक्स्ट्स में शायद बातें इलॉजिकल हैं, पर चलिए शब्दों की उत्पत्ति में देखते हैं। भगवान शब्द रैंडमली उठाया गया कोई वर्ड नहीं है। इसमें एक कमाल का लॉजिक छुपा है। बी से भूमि यानी अर्थ, जी या एच से गगन यानी स्काई, वी और ए से वायु और अग्नि, और एन से नीर यानी पानी। जो इन 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स को, नेचर के इन तत्वों को वश में करना जानता हो, वही भगवान है ना? बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। कितना साइंटिफिक थॉट प्रोसेस एक अकेले शब्द में समाया हुआ है। लेट्स स्टेप इनटू सेक्शन 4, सीता का सच, एक बिल्कुल नया नजरिया। रामायण की कहानी तो हम सब ने बचपन से सुनी है, लेकिन सोर्स इसका एक बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखते हैं, जिसे उन्होंने सीतायन का नाम दिया है। इस थ्योरी के मुताबिक रावण को एक वरदान मिला था कि उसे कोई भगवान या सुपरनैचुरल पावर नहीं मार सकती थी, सिर्फ एक सामान्य मानव ही उसे हरा सकता था। इसीलिए लॉर्ड विष्णु को एक बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान यानी राम का रूप लेना पड़ा। लेकिन उस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए गॉडेस लक्ष्मी ने सीता का रूप लिया और इस पूरी विक्ट्री और प्लान को पीछे से मास्टरफुली ऑर्केस्ट्रेट किया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, सीता जी कोई हेल्पलेस विक्टिम या बेचारी अबला नारी नहीं थी। उनके कैलकुलेटेड डिसीजंस पर गौर कीजिए। सिर्फ 6 साल की छोटी सी उम्र में भारी पिनाका धनुष उठा लेना ताकि स्वयंवर हो सके, जिद करके वनवास जाना ताकि रावण तक पहुंचने का रास्ता बने,
लक्ष्मण रेखा को इंटेंशनली एक प्लान के तहत क्रॉस करना और अपहरण के वक्त पूरे रास्ते में अपने जेवर गिराना ताकि राम जी के लिए एक ट्रेल बनी रहे, ये सारे एक्शंस एक डिवाइन मास्टरमाइंड के हैं, किसी शिकार के नहीं। एक बिल्कुल अलग तरह से हिस्ट्री को देखने का लेंस मिलता है यहाँ। And this builds perfectly into our final segment, Section 5, शब्दों की ताकत। देखिए, शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। हमारी लैंग्वेज, हमारे बोले गए शब्द डायरेक्टली हमारे कल्चर और सोसाइटी में महिलाओं की रिस्पेक्ट को आकार देते हैं। अब एक बहुत कॉमन शब्द की हिस्ट्री ले लीजिए, औरत। सॉस हाईलाइट करते हैं कि हिस्टोरिकली ये शब्द अरेबिक रूट औरा से आया है और इसका लिटरल मीनिंग होता है डिफेक्ट, इम्परफेक्शन या जेनेटेलिया, यानी एक ऐसा शब्द जिसका ओरिजिन ही किसी रिस्पेक्ट या सम्मान के लिए नहीं बना था। अब जरा कॉन्ट्रास्ट कीजिए इन इम्पोर्टेड शब्दों का हमारे ट्रेडिशनल शब्दों के साथ। एक तरफ औरत, जिसका मतलब डिफेक्ट निकला, या फ्रेंच शब्द मैडम, जो हिस्टोरिकली वहाँ ब्रॉथल कीपर्स के लिए यूज होता था, और दूसरी तरफ हमारी अपनी ट्रेडिशनल वोकैबुलरी, जहाँ रास्ते चलते किसी अनजान महिला को भी सम्मान से देवी जी बुलाया जाता था, जो डिवाइन फेमिनिन को दर्शाता है। सोर्स का बिल्कुल क्लियर मानना है कि अगर हम ऐसे पॉजिटिव और रिस्पेक्ट वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा माइंडसेट और कल्चर नेचुरली एलिवेट होगा। यहाँ एक और कमाल का एग्जाम्पल देखिए। जब बच्चियों को हम प्रिंसेस बुलाते हैं तो हमारे और उनके दिमाग में क्या इमेज बनती है? एक नाजुक सी फेरी टेल वाली लड़की जिसे किसी हीरो या प्रिंस की जरूरत है बचाने के लिए। पर जब हम राजकुमारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अचानक झांसी की रानी जैसी फियर्सली इंडिपेंडेंट और हाथ में तलवार लिए एक वॉरियर की इमेज बनती है जो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। दोनों शब्दों का बच्चों की साइकोलॉजी पर असर जमीन आसमान का है। और आखिर में बात आती है मिथोलॉजी और सत्यालॉजी की। जब हम एंशंट एपिक्स को, हमारी हिस्ट्री को मिथोलॉजी लेबल कर देते हैं तो इसमें छुपा मिथ शब्द अनकॉन्शियसली हमारी आने वाली जनरेशन को सिखाता है कि ये सब झूठ है, फिक्शन है। लेकिन ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें इन्हें सत्यालॉजी कहना शुरू करना चाहिए ताकि इनकी सच्चाई को, इस लिव्ड हिस्ट्री को वो सही सम्मान मिल सके जिसकी यह हकदार है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अगर हमारे बोले गए शब्द हमारी आने वाली रियलिटी तय करते हैं तो आज आप अपने शब्दों से कौन सी रियलिटी बना रहे हैं? एक सफ़र जो बेहद पर्सनल दर्द और डिप्रेशन से शुरू हुआ था, किस तरह वो अध्यात्म, एपिक्स की लॉजिक और हमारे शब्दों की असली ताकत को समझने में बदल गया। अपने शब्दों को समझकर चुनिए, क्योंकि याद रखिए, शब्द असर छोड़ते हैं। आज के इस सफ़र में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।